नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी के मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचारों के अंतर्गत हमने पढ़ा था वर्ण में स्वर कितने होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण, फिर व्यंजनों का वर्गीकरण। इतना पढ़ने के बाद हमने देखा कि उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब इन वर्णों से अलग अपना स्थान रखती हैं और स्वर, कहने का मतलब है स्वर और व्यंजन से अलग स्थान रखती हैं और परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण वर्णों को लेकर हम आए हैं और इस क्लास में, इस पार्ट में हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर बात करेंगे जो हमारे स्वर और व्यंजन से इतर हमसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो क्या आप उन्हें ग्रहण करने के लिए तत्पर हैं? अगर तत्पर हैं तो चलिए देखते हैं कि हमारा आखिर अगला प्रश्न वो क्या है। जिस प्रश्न के विषय में हम बात कर रहे हैं, आखिर हमारा प्रश्न क्या है। पहला हमारा प्रश्न है अम या अनुस्वार। हम पढ़ते हैं अम या अनुस्वार किस वर्ण से पहले आता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पूछ रहा है अम यानी ये, और कोष्टक में लिखा गया है अनुस्वार। क्या लिखा गया है? अनुस्वार। यानी अगर आप इसको ना पढ़ पाए तो आप इसको जानें कि अनुस्वार किस वर्ण से पहले आता है। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न जब वो पूछता है तो उसमें अं ना दे करके अनुस्वार ही सिर्फ दे देता है और पूछता है किस वर्ण के से पहले आता है। यानी ये अम जो है ये किस वर्ण से पहले आता है। ऑप्शन दिया गया है अ, री, ओ, औ और ओ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अनुस्वार क्या होता है, यह स्वतंत्र रूप से कभी उच्चारित नहीं किया जा सकता है। यह चलने के लिए किसी न किसी स्वर का सहयोग लेता है। और ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार और विसर्ग ये दो ऐसे अयोगवाह हैं जो हमेशा अपने चलने के लिए किसी ना किसी स्वर का सहयोग लेते हैं। तो अक्सर ये जिस भी स्वर पे आएंगे, लगेंगे, मान लीजिए ई पे लगाया जाए तो ये अनुस्वार ई के बाद आते हैं, ना कि ई के पहले। जैसे हम बोलेंगे इन, तो ई जब हम बोलेंगे तो अनुस्वार उसके बाद में उच्चारित होता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? आ। याद रखिएगा, ये कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है। तो हमारा 41वां जो प्रश्न है, प्रश्नानुसार जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त अक्षरों की मान्यता प्राप्त संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अक्षरों की मान्यता प्राप्त संख्या कितनी है। अगर आप सिर्फ ये जानते हैं कि छ, त्रा, स्र और ज्ञा ये ही हमारे सिर्फ संयुक्त अक्षर हैं तो आप अल्पता में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो असमान वर्ण जब आपस में मिलते हैं, एक पूर्ण होता है और एक अपूर्ण होता है। दो ऐसे वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अगर ऐसा कंडीशन कहीं भी आता है, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं द्वंद्व, द्वंद्व समास हम पढ़ते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं द व, ये लगाएंगे, ये भी एक संयुक्त अक्षर है। लेकिन इनको मान्यता नहीं प्राप्त है। हमारी वर्णमाला में मान्यता प्राप्त किसको है? जो हम हिंदी मानक पढ़ते हैं, इन चारों को मान्यता
प्राप्त है। अर्थात ये जो 4 मान्यता प्राप्त हैं, तो प्रश्न पूछ रहा है संयुक्त अक्षरों की मान्यता प्राप्त संख्या कितनी है, तो ऑप्शन डी में है 4। तो ये ऑप्शन डी प्रश्नानुसार सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ये कह रहा है किसी वर्ण को बोलने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी भी स्वर या व्यंजन को बोलते हैं, मान लीजिए हमको कोई स्वर बोलना है आ, और आ का हमको खाली उच्चारण करना है, तो हम आ या ई ऐसे नहीं बोल सकते। अगर हमको एक वर्ण को बोलना है तो मानक हिंदियों में, साहित्यिक भाषाओं में उनको बोलने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं इसमें आ में कार प्रत्यय लगा दूं तो ये बन जाएगा अकार। यानी अगर मैंने कहा ई, बड़ी ई के साथ मैंने कार प्रत्यय लगाया तो ये बोला गया इकार। अगर इकार मैंने खा लगाया और खा के साथ कार प्रत्यय लगा दिया तो बोला जाएगा खकार। अगर ये बोला जाए कि खकार वर्ण उस वर्ग में, मान लीजिए खरगोश लिखा जाए, एक खरगोश शब्द लिखा जाए और पूछा जाए खकार, खरगोश जो शब्द है, इस शब्द में खकार शब्द के मध्य में है, अंत में है या पूर्व पहले है, तो आप क्या बताएंगे? सिर्फ खकार का मतलब हो गया, सिर्फ वो खा वर्ण को पूछ रहा है। इसी प्रकार से हमारे हिंदी में कई बार पूछा जाता है अकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत। आपने सुना होगा कि जब अकारांत, इकारांत, उकारांत वर्ण पूछा जाता है, जैसे मान लिया, पूछ लिया कि मति, मति माने बुद्धि होता है। मति जो शब्द है, ये शब्द इकारांत है, उकारांत है, अकारांत है। ध्यान दीजिएगा, वो कार प्रत्यय लगा रहा है। मान लिया इसके अंत में ई आ रहा है, तो देखिए ई में कार लगाइए, इकार हो गया। अब वो पूछ रहा है अंत, अब इसी में अंत लगा दीजिए, अंत, और सबको संधि कीजिए, मतलब मिलाइए, तो ये बना क्या? इका और आ मिलेंगे तो दीर्घ संधि होगा, तो बनेगा इकारांत। ठीक, मतलब कहने का वो प्रश्न देकर ये पूछ रहा है कि किसी वर्ण को अगर हमको पुकारना हो, बुलाना हो, तो हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और उन 52 वर्णों में से हम उसको पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं, बोल सकते हैं। आप ऐसे भी किसी को लगाकर नहीं बोल सकते हैं। तो दिया गया है कर, आई, कार, आर। तो इन मतलब व्याख्यान माध्यमों से, या जो आपको ये डिफिनेशन बताया गया है, जो आपको व्याख्या करके या इसके परिवर्तन में बताया गया है, उसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन सी है, यह ऑप्शन सी प्रश्नानुसार सही होता है। चलते हैं, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदी का विकसित स्वर माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और वो प्रश्न को सही तरीके से पढ़ते नहीं है, और ऑप्शन को देखकर वहां पर हम धोखा खा जाते हैं। तो कह रहा है हिंदी का विकसित स्वर माना जाता है। हिंदी में हमारे कितनी 11 स्वर है जो मान्यता प्राप्त, लेकिन जब हम किसी चीज को संवैधानिक या साहित्यिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, तो उसके मूल को छोड़ करके उसके विस्तार को भी हमको पढ़ना पड़ता है। तो जो ऑप्शन आ दिया गया, तो आपने अक्सर पढ़ा होगा कि यह भी किसी किसी विद्वानों के द्वारा हमारे हिंदी में स्वर माना जाता है, लेकिन भैया ये आगत स्वर होता है। क्या होता है? आगत स्वर। आगत माने आया हुआ या विदेशी स्वर। वो पूछ रहा है हिंदी का विकसित स्वर। तो ये जो चांद हम लिखते हैं, चांद, ठीक,
एक होता है अनुस्वार, एक होता है अनुनासिक। ठीक, तो ये जो आ होता है आ, ये चांद जब हम लिखते हैं तो जो आ होता है ये हिंदी में एक स्वर की तरह प्रयोग किया जाता है, तो इसको एक विकसित स्वर भी माना जाता है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है कि हिंदी के विकसित व्यंजनों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है विकसित व्यंजन। अब आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास स्पर्श 25 होते हैं, अंतस्य 4 होते हैं, ऊष्मण जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, कुल मिला के 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन उन 33 व्यंजनों के बाद 2 उच्छिष्ट व्यंजन माने जाते हैं। उसी उच्छिष्ट या 2 गुणी व्यंजन को हम क्या कहते हैं? विकसित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी में जो विकसित व्यंजन होते हैं वो ढ़ होते हैं। इसे विकसित 2 गुणी या उच्छिष्ट व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हिंदी के वो व्यंजन हैं जिन व्यंजनों को कभी स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। पूछ सकते हैं काहे? काहे की एक मात्रा है, इस मात्रा के नीचे हम हलंत नहीं लगा सकते, क्योंकि हिंदी के वर्णों में कहीं भी आप एक ही वर्ण पर 2 मात्राएं एक ही जगह पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हिंदी के वो विकसित व्यंजन हैं जिनको कभी स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम खा के नीचे हलंत लगाकर इसको स्वर रहित कर सकते हैं, चा को हम स्वर रहित कर सकते हैं, लेकिन इनको हम स्वर रहित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हिंदी के विकसित व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 2। तो 2 जो है वो ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई पड़ रहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है आगत स्वर हम किसे कह सकते हैं? देखिए, अगर आप सीरियल बनाए हैं, पंक्तिबद्ध बनाए रखे हैं, क्रम से आप चल रहे हैं, तो हर प्रश्न में आने वाले प्रश्न की कुछ ना कुछ झांकियां हमको दिखाई पड़ती हैं। पूछ रहा है आगत स्वर हम किसे कहेंगे? आगत जो विदेश से आया हुआ, तो अंग्रेजी का एक स्वर है आ, ये आ विकसित हिंदी का हो गया। ये री जो है वो हमारे हिंदी में कहीं ना कहीं तत्सम शब्दों में ही सही, लेकिन हिंदी में प्रयोग होता है, वो भी हिंदी का है। लेकिन आ जो है ये अंग्रेजी का स्वर है, जो आजकल अंग्रेजी के जब हम शब्द लिखते हैं तो उन शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऐसे शब्दों में इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी विकसित स्वर माना जाता है। तो प्रश्न अनुसार हमारा बी ऑप्शन जो है वह सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दृश्य रूप में कितनी मात्राएं लिख सकते हैं? अब पूछा मात्राएं कितनी होती हैं? हरस्थ, दीर्घ और प्लुत। तो प्लुत का प्रयोग जो होता है वह संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में हर्ष और दीर्घ होता है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कि आप हमको हर्ष और दीर्घ मात्रा बताइए। दृश्य रूप में जो हम देख सकते हैं कितनी मात्राएं लिख सकते हैं। आखिर हम स्वर लिखते हैं तो उन स्वरों की मात्रा लगाते हैं, तो उन मात्राओं को हम कितने रूपों में दिखा सकते हैं? आपने पढ़ा होगा 12 खड़ी, तो ध्यान दीजिएगा 12 खड़ी का अगर हम प्रयोग करें तो मान लीजिए का है, ठीक, का के बाद आता है का, ठीक, की, उ, री, के, ओ और का। अंग और आह जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं, तो उनका कोई वो नहीं। अब इनको हम दृश्य रूप में देखेंगे। आ जो है छोटा,
या छोटा आ जो होता है इसको हम मात्रा के रूप में दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसको दिखाएंगे ये मात्रा के रूप में दिख सकता है, ये नहीं दिख सकता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उदासीन। क्या कहा जाता है, उदासीन स्वर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, उदासीन मात्रा होती है, ये दिखाई नहीं पड़ता। इस पे बहुत प्रश्न बनाए जाते हैं और बहुत टॉप क्लास के। जरा इसको देखिएगा, ये आया, इसको देखिएगा, ये आया, इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर बनाए ये, फिर बनाया हमने ये। ठीक है, तो 4 और बने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मात्राएं जो हैं वो दृश्य रूप में हमको दिखाई दे रही हैं, जबकि 11 स्वरों का हमने प्रयोग कर लिया और दिखाई हमको कितनी पड़ रही हैं, 10 पड़ रही हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके दिमाग में रहेगा तो आप जो हैं आगे आने वाले प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो दृश्य रूप में कितनी मात्राएं दिखाई पड़ती हैं, 10। तो ऑप्शन नंबर डी पे जो 10 नंबर है प्रश्न अनुसार वह सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कोमल शब्द में स्वर और व्यंजन की दृष्टि से, ये स्वर और व्यंजन की दृष्टि से कुल कितने वर्ण हैं, प्रयुक्त हुए हैं। जरा कोमल को वर्ण विच्छेद कीजिएगा। अगर कोमल को आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने पीछे जो मैंने मात्रा बताया अगर आपने उसे ध्यान नहीं दिया है तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो क, ओ, फिर मा, फिर आ, फिर ला, फिर आ, कितने वर्ण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 6 वर्ण हमको दिखाई पड़ रहे हैं। ऑप्शन में 6 भी है, लेकिन पूछ रहा है कोमल शब्द में स्वर और व्यंजन की दृष्टि से कुल कितने वर्ण दिखाए प्रयुक्त हुए हैं। प्रयुक्त इतने हुए हैं, लेकिन जब आप ये बताओगे तो ये एक मात्रा है, और जब आ ह्रस्व मात्रा पीछे आता है, अगर इसके पीछे ह्रस्व मात्रा आता है तो ये मात्रा गिना नहीं जाता है, काउंटिंग में हट जाता है, क्योंकि आ जो होता है वह उदासीन होता है। तो जब ये हट जाएगा तो इसकी काउंटिंग नहीं होगी। तो प्रश्नानुसार कितने वर्ण गिने जाएंगे, 5 गिने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए दूसरा लेते हैं। मान लिया आपसे पूछा जाए कमला, कमला में कितने वर्ण प्रयुक्त हुए हैं, तो का व्यंजन है, का, और आ, और मा, और फिर ह्रस्व आ है, फिर ला है, फिर बड़ा आ है। ठीक है, अगर बड़ा आ गया, अब यहाँ बड़ा आ है, बड़ा आ की मात्रा हम व्यक्त कर सकते थे, लेकिन छोटा आ को दिखाने के लिए कोई मात्रा प्रयोग होता नहीं। इसलिए जब कोई ह्रस्व आ वाला शब्द आपको पद मिलेगा तो अंतिम में उसकी गिनती नहीं होती है, इसलिए उसके पहले के वर्णों को ही गिनकर जोड़ा जाता है, ऐसा नियम है। लेकिन जब बड़ा आ जाएगा और बड़ा जिसकी मात्रा गिनी जाएगी तो वो गिना जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमको 6 वर्ण दिखाई पड़ेंगे, यानी मात्रा और वर्णों को मिलाकर, व्यंजनों को मिलाकर 6 आ जाएंगे, लेकिन कोमल में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्न हमसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कठिनता के एक स्तर को अपनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, वो कह रहा है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। खड़ी पाई, अब जानने वाली जरूरत है कि खड़ी पाई क्या होती है। व्यंजन पूछ रहा है। अब हमारे पास 33 व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों में खड़ी पाई वाले, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये का है, का हम बना रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, शिरोरेख। इसको क्या कहते हैं, शिरोरेख। और ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खड़ी पाई। क्या कहते हैं,
खड़ी पाई। अब वो पूछ रहा है कि खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं हमारे 33 व्यंजन, उन 33 व्यंजनों में कितने ऐसे व्यंजन हैं जो खड़ी पाई वाले होते हैं। ठीक है, तो विद्वानों के अनुसार उनकी संख्या मात्र कितनी मानी जाती है? 22। कितनी मानी जाती है? 22। यानी ऑप्शन अनुसार जो 22 संख्या है वह सही है। 22 संख्या जो होती है वो खड़ी पाई वाले व्यंजनों की होती है। अब इसके बाद भी इसमें गोल वर्ण होते हैं, गोल वर्णों की भी संख्या होती है। चलिए आते हैं। अब खड़ी पाई में एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक रा भी होता है। रा, जो रा वर्ण होता है इसको रेप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जब प्रयोग किया जाता है तो ऊपर की तरफ भी लगता है, नीचे की तरफ भी लगता है, नीचे भी लगता है। ठीक है, तो अभी इसके बाद बताएंगे। तो ना ये खड़ी पाई में होता है ना गोल वर्ण में होता है। ऐसे भी 2-3 व्यंजन होते हैं जो अपने अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, लेकिन खड़ी पाई की संख्या जो है वो 22 मानी जाती है। अभी इसके विषय में आगे बताएंगे आपको। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है वे व्यंजन जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है उनकी संख्या बताइए। अब 22 तो खड़ी पाई वाले हो गए, जिनका प्रयोग खड़ी पाई में नहीं होता मतलब वो क्या कहलाते हैं? गोल वर्ण कहलाते हैं। अभी उसके विषय में देखेंगे। जैसे मान लीजिए क ख ग घ, क ख ग घ अगर हम जाएं तो इसमें क्या है? मान लीजिए अगर हम घा देखते हैं तो घा में खड़ी पाई है, लेकिन अगर हम ना पर जाते हैं, ना, अगर ना पर जाते हैं तो इसमें खड़ी पाई नहीं है। ठीक है, फिर जाते हैं च छ ज झ, अगर चा छा जा झा में जाएं तो चा छ छाता वाला छ में खड़ी पाई नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? खड़ी पाई नहीं है। बाकी जा में है, झा में है, या में है। उसके बाद जाते हैं टा ठा डा ढा वर्ण में, तो देखेंगे टा वर्ण में भी खड़ी पाई नहीं है, ठा वर्ण में भी खड़ी पाई नहीं है। उसके बाद डा में भी खड़ी पाई नहीं है। फिर जाएंगे ढा, ढा में भी खड़ी पाई नहीं है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। उसके बाद हम कहा जाते हैं ता था दा था, ता था में है, दा में नहीं है। दा में दा में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं है। जरा देखिएगा, ये दा में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। अब पा में जाते हैं, पा में होता है, फा में होता है, बा में होता है, भा में होता है, मा में होता है। उसके बाद जाएंगे या रा ला, उसके बाद जाएंगे जब हम या में होता है, वा में होता है, रा में नहीं होता, लेकिन रा गोल वर्ण नहीं माना जाता। अभी आपको मैंने बताया वो रेफ वर्ण है। ठीक है, फिर ला में होता है। फिर हम जाएंगे श श सा में होता है, कहाँ नहीं होता? हा, हा वर्ण में नहीं होता। तो ये जो 8 वर्ण होते हैं ये बिना खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं, और इन वर्णों को गोल वर्ण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब हम खड़ी पाई वाले वर्ण में रा की मात्रा लगाते हैं, ऊपर वाला तो कोई बात नहीं, नीचे वाला जब लगाते हैं तो इस तरह से लगता है, लेकिन जब हम इसी रा का गोल मात्रा पे लगाते हैं तो ये ऐसे नहीं लगता, ऐसे लगता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। तो इनकी संख्या कितनी है? 8 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह हमारा सही है प्रश्नानुसार। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रा वर्ण का प्रयोग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आ गया वही बात कि रा जो वर्ण होता है उसका प्रयोग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो ये रा होता ही है, रा से मान लीजिए हम राम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी रा का प्रयोग जब ये व्यंजन में प्रयोग होता है, मान लिया ये व्यंजन कर दिया जाए, स्वर रहित कर दिया जाए, और इस रा का हमको प्रयोग करना है, तो हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे गर्त तो ऊपर चला जाता है, व्यंजन में हो जाता है। फिर हमको अगर पूरा रा लिखना हो, किसी खड़ी पाई वाले व्यंजन को आधा करना हो, स्वर रहित हो, तो हम क्या करते हैं? इसी रा का प्रयोग क्या कर लेते हैं? इस क्रम में कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है क्रमांक,
याद रखिएगा जब भी ये नीचे लगता है तो ये वर्ण जो होता है ये आधा होता है, और जो ये लगता है ये पूरा रा होता है, ये क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, फिर आते हैं जो ये रा लगता है ये अक्सर गोल वर्णों पर लगता है, जैसे मान लीजिए हमको राष्ट्र लिखना है तो ये जो है ये गोल वर्ण है, तो इसमें हम जब इसका प्रयोग करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाता है। यानी ये भी वर्ण क्या होता है, पूर्ण रा होता है, और टा जो होता है वो अर्ध होता है, आधा व्यंजन होता है। ठीक है, तो जहां भी ये रा प्रयोग किया जाता है वहां 1.5 वर्ण हो जाते हैं, एक आधा हो जाता है, एक पूरा हो जाता है। तो 4 प्रकार से हम रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो दिया है, 4 प्रकार से हम रा का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप प्रयोग करना चाहें तो लिखना तो कई प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही 4 प्रकार जो होते हैं वो मान्यता प्राप्त है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है शब्दकोश के अनुसार हिंदी का पहला अक्षर क्या है। अब सबसे बड़ी बात आ गई, शब्दकोश। क्या आ गया, शब्दकोश आ गया। तो शब्दकोश के लिए आप ये जानते रहिएगा कि कौन वर्ण किसके बाद आता है, कौन वर्ण किसके पहले आता है, और कहां हम इसका प्रयोग करते हैं। तो शब्दकोश को जानने के लिए पहले हम इसको देखेंगे कि आखिर शब्द हमारे कहां कहां आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में अच्छे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो जान लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा कि कौन वर्ण किसके बाद आता है। अगर हम देखें तो आ जो होता है ये पहले आता है, फिर आता है आ, फिर आता है ये, फिर आता है अह, फिर आता है वही स्वर अ इ उ रे ए ऐ ओ और आओ, ये हो गया। उसके बाद आएंगे, ध्यान दीजिएगा 4 संयुक्त अक्षर आपके पास हैं। कितने हैं, 4 संयुक्त अक्षर आपके पास हैं, और 4 संयुक्त अक्षरों को ध्यान में रखिएगा किससे वो बनते हैं। ठीक है, तो का आया, का से हम बनाते हैं का, और सा से हम छा बनाते हैं। तो शब्दकोश के अनुसार का के बाद खा नहीं आता, छा वर्ण आ जाता है। फिर आता है ख, ग, घ, फिर आता है ङ। ठीक है, फिर आएंगे च, छ, ज, झ, ञ। यहाँ से क्या बनता है, जा, और यहाँ के मेल से ज्ञा बनता है। तो ध्यान रखिएगा, च, छ, फिर जा से बनता है जा, जा से क्या बनता है, ज्ञा, जा, और यहाँ से तो जा के बाद क्या आ जाएगा, ज्ञा, फिर आ जाएगा झ, फिर आएगा ञ। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ से कुछ बनता नहीं है, तो ट आएगा, याद रखिएगा ठ आएगा, फिर आएगा ड, और ध्यान दीजिएगा कि ड से ही बनता है ये विकसित व्यंजन, तो इसके बाद ये आ जाएगा। फिर आएगा ड़, ड़ा से क्या बनता है, अढ़ा, तो ये विकसित व्यंजन आ जाता है। ठीक है, फिर आएगा ड़ा। ठीक है, फिर आते हैं त, ता आता है, ता और रा से क्या बनता है, त्रा बनता है। तो ता के बाद शब्दकोश में क्या आ जाएगा ये, तो फिर आएगा त, थ, द, ध, फिर आएगा ना। ठीक है, फिर आते हैं प, पा, फा से कुछ बनता नहीं है, प, फ, ब, भ, और मा। फिर आएंगे या, र, ल, व। ठीक, फिर आएंगे र। अब ध्यान दीजिएगा, सा से क्या हम बनाते हैं, श्रव्य वाला सा, संयुक्त अक्षर, तो सा के बाद ये वर्ण आता है। फिर आते हैं स, श, फिर स, फिर क्या आता है हा। यानी शब्दकोश के अनुसार हमारा जो अंतिम वर्ण होता है वो हा होता है,
और जो हमारा पहला वर्ण होता है वो आ होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे कंपटीशन में ये पूछा जाता है। तो शब्दकोश के अनुसार हिंदी का पहला अक्षर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आ, अनुस्वार। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है शब्दकोश के आधार पर स्रा वर्ण किसके पहले आता है। अभी मैंने आपको पूरा शब्दकोश बना के दिखाया है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जरा देख लीजिए कि कहाँ गया था। स्रा पूछा है, स्रा वर्ण किसके बाद आता है, तो पूछा है उसने कि जो श्रव्य वाला स्रा है वह श्रव्य वाला स्रा ये किस वर्ण के बाद आता है, मतलब उसके पहले कौन वर्ण आ रहा है। तो सा आ रहा है, सा से श्रव्य बना है। तो ऑप्शन में जरा आप देखेंगे कहाँ आ रहा है, पूछ रहा है शब्दकोश के आधार पर स्रा वर्ण से पहले कौन वर्ण आता है। तो कौन बना था? शा मिला था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है शब्दकोश के आधार पर निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। सबसे हिंदी का सबसे कठिन क्वेश्चन ये होता है। ये एक तरह का रीजनिंग है और इस रीजनिंग को सॉल्व करना होता है उसके आधार पर। जरा देखिएगा लिखा है छा, मान लीजिए इसको हम ए बी, थोड़ा क्रम इसका वो हो गया, फर्स्ट कर ले, सेकंड कर ले, मतलब एक का कर ले, खा कर ले, फिर गा कर ले। ठीक है, अगर मान लिया ऐसा कर लेते हैं, नहीं तो ऑप्शन दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे बना लेते हैं। तो जरा इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करके आपको बताना है शब्दकोश के आधार पर पहले कौन आएगा, मतलब ऑप्शन आपको बताना है ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा, कौन आएगा तो वही आपको उत्तर दे के बनाना है। तो ये तरह का जो इंग्लिश में हम रीजनिंग में जो हम पढ़ते हैं उसी रीजनिंग के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आपको शब्दकोश आना चाहिए। अगर शब्दकोश आपको नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, और ये करना सबसे आसान होता है। जरा इसको बनाइएगा, पहले आप क्या कीजिएगा, इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। सा कैसे बना, छा कैसे बना है, अरे भैया का से बना है, फिर निकालेंगे सा, फिर निकालेंगे सा में औत रहा, यतना से का बना छा, फिर निकालेंगे हमको क्या मिलेगा, या मिलेगा, फिर वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ मिलेगा। अब छई को निकाल लेते हैं। छई को जब हम निकालेंगे तो देखेंगे कि छई क्या होता है, ये भी इसी से बना है। फिर क्या आया, या आया, या फिर क्या आया, बड़ी ही है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्षत्रिय को देखेंगे, क्षत्रिय का भी वर्ण विच्छेद करेंगे तो का आ गया, tra आ गया। ठीक, फिर क्या आया, त्रा आया, ध्यान दीजिएगा, नहीं आ आया इसमें, फिर त्रा आया है तो त, फिर रा, ये उसके बाद बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है त्रि में, उसके बाद निकालेंगे या, फिर निकालेंगे। हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। अब देखेंगे जो समान वर्ण है पहले उसको हम कट मार सकते हैं, इसका कोई मतलब उसमें नहीं होता। तो पहले जो वर्ण आता है ऐसे देखते जाएंगे। ठीक है, पहले कौन वर्ण आ रहा है, तो पहले शब्दकोश में आ हमको मिल रहा है, तीनों में, तीनों में हमको कौन मिल गया, आ मिल गया। चलिए छोड़ते हैं, आ मिल गया। अब अगले पे जाते हैं, तीनों मिल रहा है तो तीनों आ गया समान। अगले पे जब हम जाते हैं तो देख रहे हैं यहाँ या मिल रहा है, यहाँ भी या मिल रहा है, लेकिन यहाँ ता मिल रहा है। तो ता पहले आता है कि या पहले आता है, ता शब्दकोश में पहले क्या आता है, ता आता है। तो ई का हो गया, फर्स्ट हो गया, ई का हो गया, फर्स्ट हो गया, यानी ये हमको पहला मिल गया। शब्दकोश के अनुसार पहला शब्द ये है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहला यहाँ हमको मिल गया है। ठीक है, ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ये पूछ रहा है। अब दूसरे में देखते हैं, आ हमको मिल गया, या भी मिल गया। अब जाएंगे, आ भी मिल रहा है, या भी समान मिल रहा है, तो यहाँ पहुंचेंगे।
क्यों? ये भी समान था, ये तो हमको मिल ही गया, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान। तो यहां हम जाएंगे, ये देखेंगे कि पहला अक्षर कौन है। तो आ पहले आता है, ई बाद में आता है, तो कौन मिल गया? ई दूसरा मिल गया, ई दूसरा मिल गया। तो ऑप्शन यहाँ क्या मिल गया? दूसरा। और तीसरे क्या आ गया? छई। क्या आ गया? छई। ये तीसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ऑप्शन हम देखेंगे, ये एक रीजनिंग मेथड पे होता है। जब तक आपको शब्दकोश नहीं पता होगा तब तक ये आप नहीं लगा पाएंगे। तो प्रश्नानुसार ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही होगा। चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन पर और वर्ण विचार के सबसे अंतिम क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है? क ख ग घ फ, ये व्यंजनों को हम कह सकते हैं क्या? देसी व्यंजन। देसी व्यंजन क्या होता है? जो हम देश में पैदा करें, ठीक है। हिंदी व्यंजन, विदेशी व्यंजन या कोई नहीं। तो सबको पता है ये भारतीय के व्यंजन हैं जो हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे फजल, गजल, ठीक। इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो प्रश्नानुसार ये जो हमारा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे वर्ण विचार। अगर आप इन वर्ण विचार का अवलोकन करते हैं, सही से अध्ययन करते हैं, तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो इससे इतर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप प्रश्न सेट में देख लीजिए, आप किसी भी पेपर को उठाकर मिलान कर लीजिए, जितने भी वर्ण के टॉपिक होते हैं, जितना मैंने अध्ययन किया था अपने अध्ययन और क्षमताओं के अनुसार, मैंने आपको उन सारी चीजों का अवलोकन करा दिया है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य एकेडमी की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। Please subscribe to our YouTube channel Lakshya Academy and press the bell icon to get new video updates.